कल की हम लोग बात आगे बढ़ा देते हैं। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या देखा था कि शीत युद्ध में दो खेमे बन गए थे, ठीक है ना। और वो खेमे कैसे डेवलप हुए कि एक तरफ अमेरिका और एक दूसरी तरफ यूएसएसआर, दो खेमे बन गए। और ये खेमे राजनीतिक खेमे थे, यानी विचारधारा के आधार पर। आर्थिक खेमे थे, पूंजीवाद बनाम समाजवाद। और फिर इसके बाद में ये सामरिक और सैनिक खेमे भी बन गए, दो अलग अलग खेमे बन गए, ठीक है ना, अलग अलग खेमे बन गए। और इन खेमों में होने लगी जगह जगह पर टकराव, ठीक, जगह जगह पर इनमें टकराव होने लग गया। दुनिया को, इनकी कोशिश थी कि दुनिया दो ध्रुवों में बटी रहे, तटस्थ कोई ना रह जाए। तो या तो उसको अमेरिका अपनी ओर खींचने का प्रयास करता था, या उसको सोवियत संघ अपनी ओर खींचने का प्रयास करता था, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या हुई कि शीत युद्ध के काल में कई सारे ऐसे संकट उत्पन्न हुए जिनसे यह खतरा लगा कि वो कहीं तीसरे विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। तीसरे विश्व युद्ध में क्यों? क्योंकि पहले खेमेबंदी है, अगर कहीं पर भी दो देश लड़ेंगे तो उनके साथ बहुत सारे देश लड़ने लग जाएंगे और विश्व युद्ध बन जाएगा, ठीक है ना। तो कई सारे सामरिक संकट उत्पन्न, ठीक है, कई सारे सामरिक संकट यहां पर उत्पन्न हुए। अब तुम लोगों से और भी बातें करनी है जो मैं चाहता हूं कि हो जाए, इसलिए मैं तुमको बहुत ही ब्रीफ में बता रहा हूं कि कहानियां बड़ी सिंपल है, तुम लोग जाओ अपने आप भी उसको पढ़ लेते हो। और मैंने कहा है कि आईआर वगैरह में इसको पढ़ा भी हो शायद। जैसे एक कोरिया का संकट हुआ, कोरिया संकट हुआ। कोरिया में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, आज आप जानते हो दो देश हैं। यह लड़ाई भी शीत युद्ध की लड़ाई है। रूस की शह पर उत्तर कोरिया में साम्यवादी आंदोलन बन गया, और जो दक्षिण कोरिया था उस पर जो है वो पूंजीवादी शक्तियों का नियंत्रण रहा और अमेरिका का नियंत्रण रहा। एक समय में जापान होता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम खाने के बाद जापान ने अपने आप को सीमित कर लिया। जो साम्यवादी थे, कम्युनिस्ट थे, उनको रूस ने कहा कि पूरे कोरिया पर अधिकार कर लो, और वहां पर शुरू हो गया युद्ध। और उस युद्ध की वजह से ऐसा लगा कि अब शायद एक बड़ा युद्ध बन जाएगा। बेटा टेलीग्राम आईडी मैंने बोला है, और उन्होंने कहा कि सर हमने भी टीम से बोला, अभी तक मिली नहीं है, ठीक, तो मिलेगी तो मैं तुम तक पहुंचवा दूंगा, ठीक है, ठीक। तो एक तो कोरिया में संकट हुआ। इसी तरीके का जो दूसरा संकट है वो सुएज नहर को लेकर हुआ, ठीक है, सुएज नहर को लेकर हुआ। याद है ना, अटलांटिक चार्टर में और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में समुद्र सबके लिए खोल दिया गया, हम लोगों ने बात की थी। लेकिन यहां अभी ब्रिटेन और फ्रांस चाहते हैं कि सुएज नहर पर उनका अधिकार बना रहे, अमेरिका नहीं चाहता है, इसलिए सुएज नहर को लेकर एक संकट हुआ, वो भी तुम लोग देख लोगे। फिर क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ, ठीक है, क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा एकदम अमेरिका के नीचे बैठा है और क्यूबा में क्रांति हो गई। क्रांति के बाद वहां आ गए फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो जो है वो अमेरिका के खिलाफ क्यूबा और फिर लैटिन अमेरिका में सोवियत संघ के एक तरीके से साथी बन गए। और सोवियत संघ ने क्यूबा में ये यूएसए और यहां पर क्यूबा, यहां पर लगा दी अपनी मिसाइलें। अमेरिका ने इसके मुकाबले में अपनी मिसाइलें लगा दी, लेकिन अमेरिका ने कहा कि अमेरिका के इतने करीब अमेरिका मिसाइलें बर्दाश्त नहीं करेगा, तो इस पर भी संकट उत्पन्न हो गया। तो इस तरीके से तमाम सारे वैश्विक संकट ऐसे उत्पन्न हुए जिनसे ये डर लगने लग गया कि भाई ये संकट कभी भी फूटेंगे और तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाएंगे, ठीक है। नहीं हुआ, नहीं, अटैक नहीं हुआ, तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाएंगे। अब देखो, ये कहानी मैं इसलिए तुमको ओवरव्यू की तरह बता रहा हूं क्योंकि ये तुम बार बार पढ़ोगे, आईआर में भी इसको तुम लोग पढ़ोगे ही, और बिल्कुल रट्टू तोता वाली चीज है, लेकिन उसकी कहानी को समझ लेना जरूरी है। तो जरा इतना जो है तुम लोग लिखो, आज हेडिंग डालो, वी औपनिवेशीकरण, ठीक है, वी औपनिवेशीकरण और स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय, ठीक है, ये हेडिंग जरा डालो और लिखो। अभी तो बताया रोहित, क्यूबा की मिसाइल क्राइसिस क्या है। क्यूबा सोवियत संघ का मित्र देश बन गया है और क्यूबा के अंदर सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा और अमेरिका एक दूसरे के बेहद नजदीक है, एकदम अमेरिका के नीचे बैठा हुआ है क्यूबा। तो अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा लगता है और वो वहां पर जो है ना हमलावर हो जाता है। उसके बाद में कई सारी जगहों पर कुछ सामरिक समझौते होते हैं कि एक दूसरे के बहुत करीब अपनी मिसाइलें हम तैनात नहीं करेंगे। देखो, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, मैं बताऊं तुम्हें, ये तुम लोग बात कर ही रहे थे बार बार। देखो, ये है समाजवाद यानी सोशलिज्म। समाजवाद मूल रूप से एक ऐसी विचारधारा है जो किसी एक पार्टी या एक दल में लोगों को एकजुट नहीं करती, एकत्र नहीं करती, ठीक है। क्या है ये? शोषण मुक्त समाज का दर्शन है, ठीक है। और ये किस पर विश्वास करती है? श्रमिक और कृषक आदि की जो है शक्ति पर। और किसके खिलाफ है? पूंजीवाद, पूंजीवाद और भूस्वामी वर्ग यानी सामंतवाद, दोनों के खिलाफ। ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा अगर तुम भारत में देखो, मॉडर्न इंडिया तुमने पढ़ी, भगत सिंह के क्रांतिकारी आंदोलन में भी समाजवाद का प्रभाव, यहां पर कांग्रेस के अंदर नेहरू जी पर, सुभाष चंद्र बोस पर भी समाजवाद का प्रभाव, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पर भी समाजवाद का प्रभाव, और
कम्युनिस्टों पर भी समाजवाद का प्रभाव। जब समाजवाद की विचारधारा के अंतर्गत किसी दल का गठन हो तो वो समाजवादी या सोशलिस्ट हो जाता है, समाजवादी या सोशलिस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब रूस में क्रांति हुई तो अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी कम्युनिस्ट क्रांतियों को जोड़ने के लिए। पूरी दुनिया में पार्टियां बन गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश, सब जगह कम्युनिस्ट पार्टियां। और इन सबकी एक छतरी है, उसको कहते थे कॉमिनटर्न, और एक ऐसा ही आगे चल करके स्टालिन ने उसमें बदलाव किया, कॉमन फर्म, कॉमन फर्म। यहां पर इन्होंने क्या कहा कि रूस में हुआ करते थे कम्यून, ठीक है, सोवियत कम्यून, जहां पर लोग एक साथ खेती करते थे, व्यापार करते थे, तमाम तरीके की गतिविधियां करते थे। तो उसी कम्यून की व्यवस्था को कम्युनिज्म कहा गया, ठीक है। और इसके अर्थ के मतलब कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म से निकल गया कम्युनिस्ट। यानी कि अगर किसी एक ऐसी पार्टी से जो सोवियत संघ या दुनिया में किसी भी समाजवादी क्रांति से जुड़ा हुआ हो, वो कम्युनिस्ट हो जाता है। इसीलिए तुम देखो भारत में कितनी सारी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ठीक है, बस इतने ही अलग है, ठीक है। हर जगह पर इनमें थोड़ी थोड़े अलग तत्व तुमको मिल जाएंगे। ये कम्युनिज्म से नहीं जुड़े हुए, यानी स्टालिन या सोवियत क्रांति से जुड़े हुए नहीं है, उसका जो बनाया हुआ कॉमिनटर्न, कॉमन फर्म है, उससे जुड़े नहीं, उस विचार से प्रभावित है। दूसरी चीज है, जैसे भारत में क्या हुआ, भारत में अहिंसा भी थी, तो इसलिए हिंसा और अहिंसा के प्रश्न पर समाजवादी कम्युनिस्टों से भारत में अलग हो गए। दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के भेद हैं, तो ये मूल रूप से तुमको फर्क समझना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसको जरा लिखाने की बात कर रहे थे, लिखो जरा। शीत युद्धकालीन खेमेबंदी, शीत युद्धकालीन खेमेबंदी कई सारे सामरिक संकटों को जन्म देती है, कई सारे सामरिक संकटों को जन्म देती है। नाटो और वार्सा, नाटो और वार्सा जैसे, नाटो और वार्सा जैसे दो गुटों के बीच दुनिया बुरी तरह बट चुकी थी, बुरी तरह बट चुकी थी। अधिकतर, ठीक है, अधिकतर, हाँ, निशा सबका साथ नहीं है इसमें, पूंजीपति वर्ग का साथ जो है वो उतना नहीं मिलेगा, भूस्वामी वर्ग को साथ नहीं मिलेगा। समाजवाद पूंजीपतियों की बात नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा उद्योग पर राज्य के नियंत्रण की बात करेगा, भूमि के पुनर्वितरण की बात करेगा। तो सबका साथ, सबका विकास अलग चीज है बेटा। और समाजवाद श्रमिकों और कृषकों के पक्ष में पूंजीपति और भूस्वामी वर्ग के शोषण के खिलाफ एक विचारधारा है, ठीक। चल, हेडिंग मैंने लिखवाई बेटा, विऔपनिवेशीकरण, स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। लिखो, दुनिया बुरी तरह बढ़ चुकी थी, ठीक है, दुनिया बुरी तरह बढ़ चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अंतरराष्ट्रीय, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति, सहयोग व सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति, सहयोग या व सुरक्षा की स्थापना करना था, ठीक है, की स्थापना करना था। परंतु क्यूबा मिसाइल संकट जैसे मामलों ने कई बार विश्व को तृतीय विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया, और परमाणु युद्ध की कगार पर ला खड़ा किया, ठीक है, ला खड़ा किया। अगला पॉइंट लिखो, अटलांटिक चार्टर और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, अटलांटिक चार्टर और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक विऔपनिवेशीकरण, ठीक है, यानी हमने बताया क्या है विऔपनिवेशीकरण। विऔपनिवेशीकरण, बिल्कुल बेटा कोमल, ये तो बताया ही है ना, यूएसए यूएसएसआर। विऔपनिवेशीकरण
अवश्यम भावी था। इसका मतलब क्या होता है? अवश्यम भावी, ये शब्द है, मैं तुमको बीच बीच में शब्द भी देता रहता हूं, यानी कि अपरिहार्य है, होना ही है, अवश्य, ठीक है, और भावी कि भविष्य में ये होगा ही, इसको कहते हैं अवश्यम भावी। तो अवश्यम भावी था। दुनिया के कई राष्ट्रों में, दुनिया के कई राष्ट्रों में स्वतंत्रता संग्राम बहुत तीव्र हो चुके थे और नए नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था। अब इसको जरा समझ लो और फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चा है क्या, ठीक है? ठीक, ठीक है ना? अब यहां पर क्या हो रहा है इस चीज को तुम जरा देखो। ये पूरा आपको वर्ल्ड मैप दिखाई देता है। अब यहां पर कुछ जगहों पर क्या क्या चल रहा है इसको हम लोगों को देखते हुए चलना है। ठीक, पहली जो जरूरी बात, यहां पर जो है, यहां पर एक देश बैठा है जापान, ठीक है? ये है चीन, मंचूरिया, यहां पर है कोरिया, यहां ऊपर से रूस आ गया, ठीक है? रूस आ गया। ये सुदूर पूर्व के देश हो गए, ठीक है ना? ये पूर्वी एशिया का सुदूर हिस्सा हो गया, सुदूर जो सबसे आखिरी में है, सुदूर पूर्वी एशिया, सुदूर पूर्व के देश। ये हमारा अपना देश भारत है। ये है अफ्रीका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है यूरोप, ठीक है? अब यहां पर क्या देख रहे हो, ठीक है? हाँ, ड्रॉ कर लो बेटा, उससे ध्यान रहेगा। यहां पर कुछ कुछ देश जो उभर के आ रहे हैं उनकी बात कर लेना बेहद जरूरी है। जैसे एक देश जापान, पिद्दू सा तो सचिन है, उसी तरीके से मैप पर देखो तो लगता है कि पिद्दू सा तो जापान है। जापान में ऐसा क्या हुआ कि जापान इतना शक्तिशाली बन गया कि कोरिया, चीन और मंचूरिया पर कब्जा करने लग गया। जापान में ऐसा क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की बड़ी ताकत बन गया। और जापान में ऐसा क्या हुआ कि उसने एक समय में तो ऐसा लगा कि पूर्वी एशिया, सुदूर पूर्वी एशिया में अंग्रेजों को हराते हराते वो भारत को भी कब्जे में ले लेगा। छोटा सा देश, ठीक है ना? तो यहां पर जापान में जो हुआ, कई बार ये सवाल बच्चों का आता है कि सर अंग्रेजों ने हमें दिया भी तो बहुत कुछ, रेलवे दिया, ठीक है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था दे दी, सदन दे दिया, पार्लियामेंट तो वही बनवा के गए थे सर, थाना, पुलिस कचहरी, जुडिशियल सिस्टम सब कुछ तो अंग्रेजों ने दिया ना। अंग्रेजों ने दिया कोई एहसान करने के लिए नहीं दिया, हम पर कब्जा करने के लिए दिया। जापान एक एग्जाम्पल है और चीन एक एग्जाम्पल है कि अगर वो कब्जा नहीं भी करते तो भी हमारे देश में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता, क्योंकि दुनिया बदल रही है, हम भी बदल जाते। जब दुनिया बदलनी शुरू हुई हमारा हो गया कबाड़ा, ठीक है ना? तो जापान में क्या हो रहा है कि एक है कमोडोर पेरी, और कमोडोर पेरी आते हैं अमेरिका की तरफ से चिट्ठी लेकर और कहते हैं कि भाई अमेरिका चाहता है कि जापान के साथ वो कुछ कुछ जो है व्यापारिक समझौते करे। उस व्यापारिक समझौते में वेलिंग उद्योग भी शामिल है, वेल का शिकार करके और उसका जो प्रोडक्ट है वो जो बेचा जाता है, उसका तेल बड़ा कीमती बिकता था। तो उन्होंने कहा कि हम वेलिंग इंडस्ट्री में चाहते हैं कि जापान के साथ आगे बढ़े और कैलिफोर्निया गोल्ड रश और बाकी सारी चीजों के बारे में भी बात, कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना। यहां में हुआ क्या कि जो जापान और चीन है वो इतनी दूर है व्यापार के नेटवर्क से कि विदेशियों का बहुत स्वागत वो करते नहीं है। चीन से पुराना एक रेशम का मार्ग है जो एकदम भारत के करीब से होकर के गुजरता है, सिल्क रूट, उसका बहुत प्राचीन समय से व्यापार चल रहा है। बावजूद इसके चीन उस तरीके से, जिसको कहते हैं ना, व्यापार के क्षेत्र में नहीं है जैसा भारत है, क्योंकि ये भारत दुनिया का समृद्धतम व्यापारिक जो है राष्ट्र है, इसलिए भारत में बाहर के लोगों का स्वागत किया जाता है, हमेशा से किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। और जो तुम्हारा चीन है और जापान है वो इतने कोने में है कि भले कभी कभार व्यापार कर ले रहे हूं, लेकिन व्यापारी बाहरी लोगों से सतर्क बहुत है। वहां पर एक होती थी तोकुगावा शौवनेट, सामंतवाद था। तो सामंतवाद उसको कहते हैं तोकुगावा शौवनेट। कुछ वजहों से शौवनेट का जो है पतन हो गया, सामंत कमजोर हो गए और एक राजा बना, जवान राजा था बिल्कुल, ठीक है, एकदम यंग राजा है, मेजी। और मेजी जो राजा बना उसने कहा कि बेटा कुछ तो करना पड़ेगा, दुनिया बदल गई है। और ये समय जो है 1869 का है,
1869 गनीमत क्या रही कि भारत गुलाम बन चुका है, हम यहां 1857 लड़ रहे हैं और अभी तक जापान गुलाम नहीं बना, इसलिए वहां पर क्या हुआ, अपने आप परिवर्तन आ गए, अपने आप परिवर्तन आ गया। और 1869 में क्या होता है, एक घटना घटित होती है जिसको कहते हैं मेजी पुनर्स्थापना 1869। मेजी पुनर्स्थापना, मेजी कहता है कि हमको जापान को महान बनाना, और यूरोप में ज्ञान विज्ञान का केंद्र बन गया है, शिक्षा पर बहुत ध्यान देता है, प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देता है, उच्च शिक्षा पर ध्यान देता है, टोक्यो यूनिवर्सिटी बन गई, जापान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बन गई, और यहां से पढ़ने के लिए जापानी छात्रों को भेजा जाने लगा, कहां, यूरोप, पता करके आओ क्या हो रहा है। और वो वहां से पता करके आते थे और कहते थे कि बस एक ही चीज हो रही है। मेजी पूछता था क्या, तो कहते थे टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो भैया मेजी जो है उसने कहा औद्योगिकरण करो। तकनीक कहां से आएगी, यूरोप से लाओ। यूरोप नहीं देता था तकनीक, एशिया का कोई देश औद्योगिक क्रांति कर दे, ये यूरोप नहीं चाहता ना। मेजी क्या करता था कि मशीन खरीदवा लेता था चुपचाप, और उसके इंजीनियर्स उसको आकर के यहां पर खोल देते थे, उसको कहते थे रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे होता था, क्या बेटा हमारे यहाँ अलार्म घड़ी थी, ऐसे 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 कुंजी कसने वाली, और वो बजती थी टन 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 पुरानी टाइप की, अब तो तुम्हारे फोन में अलार्म हो गया। सो क्या हुआ कि मेरे घर में वो घड़ी थी, मेरी क्यूरियोसिटी थी बच्चे के तौर पे कि भैया ये चलती कैसे, हमने एक बार उसको खोल डाला, पूरा खोल के देखा कि ये चलती कैसे, और उसमें कबाड़ा ये हुआ कि स्प्रिंग उछल गई और पूरे कमरे में फैल गई, इतनी बड़ी स्प्रिंग होती थी, टाइट टाइट सी। लेकिन तुम्हारी भी आदत होगी कोई खिलौना खोल के देखें बना कैसे, अंदर चला कैसे, यही रिवर्स इंजीनियरिंग है। कोई बनी बनाई चीज लाया, खोला, देखा और फिर उसको बनाना सीख लिया कि अब हम सीख गए। ठीक है ना, हम सीख गए। तो ये क्या हुआ, रिवर्स इंजीनियरिंग हुआ, और जापान ने तीव्र औद्योगिक प्रगति कर ली। छोटा सा देश जापान था, तो उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए था संसाधन, कच्चा माल और बाजार। इसलिए जापान कोरिया, चीन, मंचूरिया और फिर सुदूर पूर्व की ओर अपने उपनिवेश बनाने की कोशिश करता है और साम्राज्यवादी हो जाता है। एशिया में पहला साम्राज्यवादी देश कौन बना, जापान। पहला पूंजीवादी देश कौन बना, जापान। तो ये जापान की कहानी हो गई। तो लिखो इसको, एक ड्रॉ कर लो, इस पर आगे लिखते जाएंगे, लिखाते जाएंगे। लिखो जापान का उदय, जापान का उदय, लिखो जापान, जापान की ओर यूरोपीय शक्तियों का ध्यान, जापान की ओर यूरोपीय शक्तियों का ध्यान 1950 के बाद गया। सब आ जाएगा प्रियंका, चिंता नहीं करो, अभी बात कर लूंगा बेटा, पहले पढ़ लो। 1950 के 1850 के बाद गया। अमेरिकी राष्ट्रपति का पत्र लेकर, अमेरिकी राष्ट्रपति का पत्र लेकर कमोडोर पेरी 1853 में जापान पहुंचे, 1853 में जापान पहुंचे, और अब तक बंद देश जापान को, बंद देश जापान को विश्व व्यापार में खोलने का आग्रह किया, विश्व व्यापार के लिए खोलने का आग्रह किया। अगला पॉइंट, जापान में उस वक्त सामंतवाद, सामंतवाद हावी था, जिसे तोकुगावा शोगुनेट, तोकुगावा शोगुनेट कहा जाता था, तोकुगावा शोगुनेट कहा जाता था। और हाँ बेटा, जापान की तोकुगावा शोगुनेट कहा जाता था, और सबसे बड़ा सामंत शोगुन। ठीक है, यह ना शोगुन, सबसे बड़ा सामंत शोगुन, सम्राट, तो जापान का सम्राट या राजा, जापान का सम्राट अभी एकदम, मतलब समझ लो कि एकदम हाशिए पे पड़ा। ठीक है, सम्राट का राजनीतिक मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था। तोकुगावा शोगुनेट के अंदर, तोकुगावा शोगुनेट के अंदर अमेरिका के प्रस्ताव को लेकर मतभेद थे, अमेरिका के प्रस्ताव को लेकर मतभेद थे। ठीक है, कई सामंत मानते थे कि जापान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ
जापान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है और उसे विदेशियों के लिए नहीं खोला जाना चाहिए, उसे विदेशियों के लिए नहीं खोला जाना चाहिए। अगला पॉइंट लिख लो। परंतु शोगुन ने कानागावा संधि, परंतु शोगुन ने कानागावा संधि 1854 के तहत जापान को शेष विश्व के लिए खोल दिया, शेष विश्व के लिए खोल दिया और शोगुन बहुत अलोकप्रिय हो गया, शोगुन बहुत अलोकप्रिय हो गया। ठीक है। तथा सम्राट की शक्ति बढ़ने लगी। इस संघर्ष का अंत इसको बेटा 1868 कर लो, एक साल पहले। इस संघर्ष का अंत 1868 में हुआ। 1850 बेटा शिवानी, 1850 मैंने एक बार बोल दिया था, ठीक है, 1950 गलती से निकल गया था। 1850 का अंत 1868 में हुआ जब मेजी नामक राजा सिंहासन पर बैठा। ठीक है, सिंहासन पर बैठा। 1868 से लेकर 1912 तक, 1868 से लेकर 1912 तक का युग मेजी युग कहा गया, मेजी युग कहा गया। और मेजी युग कहा गया और एक सेकंड, मेजी युग कहा गया और उसके सिंहासन पर बैठने की घटना को मेजी पुनर्स्थापना। अगला पॉइंट, मेजी ने सामंतवाद का अंत कर दिया, और सभी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या सभी क्षेत्रों में तीव्र आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ की। चूंकि चीन को यूरोपीय शक्तियों ने आपस में पहले ही बांट लिया था, मेजी ने जापान को बचा लिया। देखो जापान बच गया, इसलिए आज जो जापान है वो है। हम बच जाते तो हम भी, हमारी कहानी कुछ और होती, इसलिए जापान बच गया। ठीक है, जापान बच गया। मेजी ने पश्चिमी विचारों का सम्मान किया और अपने देश में तीव्र आर्थिक व औद्योगिक क्रांति कर दी। और जापान औद्योगिक क्रांति करने वाला एशिया का पहला देश बन गया। इसके अगला पॉइंट लिखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान बहुत छोटा देश था। इसलिए उसने साम्राज्यवादी नीति के तहत कोरिया, जो सबसे करीब है, चीन और मंचूरिया। आज ये मंचूरिया, तुम लोग पूछ रहे थे ना कहां है मंचूरिया, कहां होगा? चीन के बगल में है तो मंचूरिया कहां होगा? ठीक है, तुम्हारा तिब्बत कहां है?
चीन में है, मंचूरिया चीन में है। साम्राज्यवादी चीन सबको हड़प गया, ठीक है ना, मंचूरिया को भी हड़प गया। तो साम्राज्यवादी नीति के तहत कच्चे माल और बाजार की तलाश में, कच्चे माल और बाजार की तलाश में कोरिया, चीन और मंचूरिया, कोरिया, चीन और मंचूरिया पर कब्जे के युद्ध लड़े, ठीक है, कब्जे के युद्ध लड़े। इसी में लिखना 1905 में रूस को हराकर, 1905 में रूस को हराकर वो दुनिया की बड़ी सामरिक शक्ति बन गया, और सामरिक शक्ति बन गया, और प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी भूमिका निभाई, ठीक है। अब देखो क्या है दूसरा एक देश जिसके बारे में संक्षेप में बात हम लोगों को कर लेनी चाहिए, वो है चीन। जाहिर सी बात है चीन और जापान का झगड़ा चल रहा है, लेकिन चीन की कहानी अलग हो गई। चीन जो है वो भी काफी प्राचीन काल से खास तौर पर रेशम के लिए यूरोप के व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसी गलती से पर्ल हार्बर को छेड़ दिया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझना है बेटा, ठीक है ना। चीन का क्या कहानी है कि प्राचीन काल से जुड़ा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी, तुमको याद है ना, चीन के साथ अफीम का व्यापार कर रही थी, अफीम युद्ध वगैरह लड़े उसने। तो चीन में ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ धीरे धीरे दूसरी ताकतें भी चीन के अंदर हावी होती चली जाएंगी। यहां पर एक सिस्टम होता था जो तुम्हारे लिए, जिसको यहां जान लेना जरूरी है। वो सिस्टम क्या था, उसको कहते थे कैंटन व्यापार। कैंटन एक बंदरगाह था। चीन ने यह किया कि सारे बंदरगाह नहीं खोले, केवल एक बंदरगाह पर व्यापार करने की अनुमति दी यूरोपियों को, और इतना अपमान किया कि उनसे कहते थे कि जहाज अपने तट पर छोड़ के आओ, और उसके बाद तुम किसी ऊंची गाड़ी पर नहीं चल सकते, तुमको पैदल चलना होगा, और जिसको भी रखना है कैंटन में रखो, लेकिन चीन के नौकर अपने यहां नहीं रखोगे, ठीक है, चीन के नौकर नहीं बना सकते तुम। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि चीनी दुनिया के सबसे जो है महानतम राष्ट्र है, समाज है, और चीन के सम्राट से ऊपर तो दुनिया ही नहीं है। तो कैंटन सिस्टम को तोड़ने की कोशिश लगातार यूरोपीय कर रहे हैं। और कैंटन सिस्टम में चीन में क्या हुआ कि कोई एक देश कभी इतना मजबूत नहीं हो सका कि पूरे चीन पर अधिकार कर ले। तो जो हमने कहा कि भारत को समझना है तो जापान से समझो, तो चीन से भी समझो। भारत में अगर फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ठीक है, और अंग्रेज, ये 3-4 ताकतें, और बाद में जर्मनी आ जाता, अमेरिका आ जाता, जैसे यहां आ गए चीन में, सब आ जाते, तो सब आपस में लड़ मरते, क्रॉस बैलेंस कर लेते। तो हो सकता है कि हमारे निकल भागने की वहां पर कोई उम्मीद होती, लेकिन यहां तो एक ही ताकत रहेगी, उसने मेरी गर्दन पकड़ ली हमारी। तो चीन में क्या हुआ कि कैंटन सिस्टम को तोड़ना है, और कैंटन सिस्टम को जब तक वो तोड़ा तब तक दुनिया की बाकी ताकतें भी चीन आ गई। तो चीन उपनिवेश नहीं बना, चीन प्रभाव क्षेत्र बना, ठीक है, ये फर्क समझ लो। हम बन गए गुलाम। चीन का आर्थिक शोषण हुआ, लेकिन यूरोपीय शक्तियों ने क्या किया, कहा कि भैया प्रभाव क्षेत्र बांट लो। ये बन गए प्रभाव क्षेत्र, ये किसी देश का प्रभाव क्षेत्र, ये किसी देश का, ये किसी देश का, ये किसी का, ये किसी का, ये किसी का। तो इसके बीच में क्या है, इसके बीच में निकल भागने की जो है उम्मीद चीन के लिए हमेशा बनी हुई है। तो जरा लिखो चीन का उदय, ठीक है, चीन का उदय लिखो। जापान के विपरीत, शिवांगी पढ़ा है आईआर में तुम लोगों ने? शिवांगी कुछ लिख रही है आईआर में, ठीक है, लिखो। जापान के विपरीत चीन विदेशी व्यापार से कटा हुआ नहीं था, और 1750 से लेकर 1834 तक ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ व्यापार कर रही थी। अगला पॉइंट, चीनी व्यापार को कैंटन व्यापार के नाम से जाना जाता था। कैंटन व्यापार के नाम से जाना जाता था। कैंटन व्यापार के नाम से जाना जाता था। कैंटन चीन का एक बंदरगाह था। कैंटन चीन का एक बंदरगाह था, और चीन ने विदेश व्यापार की अनुमति केवल कैंटन व्यापार से दे रखी थी।
परंतु परंतु विदेशी माल का या विदेशी व्यापार का आंतरिक नेटवर्क हांग व्यापारी, हांग कौन थे? चीनी थे। आंतरिक नेटवर्क हांग व्यापारियों के पास रहता था। ठीक है। चीन बाहरी लोगों के साथ बर्बर व्यवहार करता था। ठीक है, बर्बर व्यापार करता था और विदेशियों को अपमानित करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1839 के बाद, क्योंकि भारत में तब तक मजबूत हो गए हैं, तो 1839 के बाद चीन को अपनी व्यापारिक शर्तों पर मनवाने के लिए, मनवाने के लिए दो अफीम युद्ध लड़े। ठीक है। पहला अफीम युद्ध 1839 से 42, पहला अफीम युद्ध 1839 से 42 और द्वितीय या दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 तक चला। दोनों युद्धों में चीन की हार हुई और यहीं से विदेशी शक्तियों ने चीन में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। ठीक है। ब्रिटेन का मुकाबला करने के लिए रूस, जर्मनी, ठीक है, यहां जर्मनी भी आ गया, रूस, जर्मनी तथा बाद में अमेरिका आदि के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। ठीक है। 1898 में इन शक्तियों के बीच चीन को प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया गया, जहां पश्चिमी शक्तियों को आर्थिक शोषण की छूट और रियायतें दी जाती थीं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना। परंतु अमेरिका का हस्तक्षेप यहां निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि उसने खुले दरवाजे ओपन डोर पॉलिसी, उसने खुले दरवाजे चाइना का नाम लेने, चीनी खाने का। चीनी कौन सी, जो तुम्हारे डिब्बे में रहती है, सीधे सीधे चीनी खाने का, जैसे वो पुराने उसमें दिखाते थे ना, रामायण महाभारत मिथकीय चरित्र, कितना बड़ा कोई व्यक्ति ऐसे पकड़ के 4-6 चीनी उठाया और खा गया। ठीक है ना, वो वाला ममता तुम्हारा चीनी खाने का मन कर रहा है। चीन से इतना युद्ध करने का तुम्हारा इच्छा हो रहा है। चाय में हम चीनी डाल के खाते हैं, है ना, पीते हैं। ये डायलॉग मानना चाहिए ना हमारे यहाँ। एस जयशंकर का, भैया देखो ऐसा है, एक बात समझ लो, हमसे संभल के रहना, क्योंकि हम लोग चाय में चीनी डाल के पीते हैं। खुले दरवाजे की नीति का प्रतिपादन किया, और कोई भी देश चीन को अपना गुलाम नहीं बना सका। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात रही चाइना के लिए कि प्रभाव क्षेत्र बन गए, लेकिन ये सब आपस में सिर्फ फुटअव्वल करते रह गए और कोई एक देश नहीं आया। ठीक है, ठीक, वही बात कर रहे हैं आशीष, वही बात कर रहे हैं। ठीक, फिर लिखो, परंतु इस प्रक्रिया की शुरुआत से ही, अगला पॉइंट, परंतु इस प्रक्रिया की शुरुआत से ही ताइपिंग क्रांति 1850, ठीक है, ताइपिंग क्रांति
1850, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना या तो कॉमा लगाना, ब्रैकेट में लिख लेना। कृषक विद्रोह, बहुत व्यापक कृषक विद्रोह हो गया और विदेशी उस पर उसका निशाना बन गए, ठीक है ना। टाइपिंग विद्रोह तथा 1911 के बाद का सुधार आंदोलन तथा 1911 के बाद सुधार आंदोलन, युवा चीन आंदोलन का सम्राट पर प्रभाव, युवा चीन आंदोलन का सम्राट पर प्रभाव और चीन के अंदर बॉक्सर आंदोलन व बॉक्सर विद्रोह, ठीक है। बॉक्सर विद्रोह, सबसे बड़ा बॉक्सर विद्रोह 1900 में, ठीक है, सबसे बड़ा 1900 में बॉक्सर विद्रोह ने चीनी राष्ट्रवाद को मजबूत बनाया। उसके बाद लिखना 1911 में ही सन यात सेन, ठीक है, सन यात सेन जिन्हें चीनी क्रांति का पिता कहा जाता है, सन यात सेन जिन्हें चीनी क्रांति का पिता कहा जाता है, के नेतृत्व में राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक क्रांति की पूर्व विराम। तत्पश्चात 1917 से 23 के बीच, 17 में रूस में क्रांति हो गई, याद करो, 1917 से 23 के बीच कम्युनिस्टों का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में चीन के साथ अन्याय के विरुद्ध, पेरिस शांति सम्मेलन में कुछ इलाके इधर उधर कर दिए गए थे, बहुत डिटेल में नहीं जाना। अन्याय के विरुद्ध 4 मई का छात्र आंदोलन समाजवाद और कम्युनिस्टों के उदय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये संन्यास सेन वाली पार्टी है, राष्ट्रवादी आंदोलन है, 2 धाराएं बन रही हैं। पहली धारा तो जो संन्यास सेन वाली थी वो चांग ताई शेक की धारा बन गई, ये राष्ट्रवादी है, लोकतांत्रिक है। दूसरी धारा माओ से तुंग की धारा बन गई जो कम्युनिस्ट है, और इन 2 धाराओं के बीच में संघर्ष हुआ और माओ से तुंग के नेतृत्व में 1949 में हो जाएगी चीनी क्रांति, ठीक है, कम्युनिस्ट क्रांति। दुनिया का दूसरा सफल क्रांतिकारी प्रयोग समाजवाद का, साम्यवाद का यहां पर होता है, ठीक है। लिखो अगला पॉइंट लिखो। 1925 में सन्यात सेन की मृत्यु के बाद, दिमाग हिला जा रहे हैं, 1925 में सन्यात सेन की मृत्यु के बाद चांग ताई शेक, ठीक है, और दूसरी ओर माओ से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच संघर्ष हुआ। अंततः 1949 में चीन में क्रांति हो गई। चांग ताई शेक, अभी तुम लोग बात कर रहे थे ना, चांग ताई शेक ताइवान भाग गए और वहां उन्होंने, ठीक है, ताइवान भाग गए और वहां एक राज्य की स्थापना की। आखिरी पॉइंट इसका लिख लो। चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बावजूद 1978 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपना ली और तीव्र औद्योगिकरण
आरंभ किया। राजनीतिक रूप से चीन कम्युनिस्ट बना रहा, परंतु आर्थिक रूप से पूरी तरह आज आखिरी क्लास है फौजिया, पूरी तरह पूंजीवादी हो गया। यह बड़ा बढ़िया मिक्सचर है। स्टेट क्या है, राज्य क्या है, साम्यवादी, और अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी। चीन इसलिए सफल है क्योंकि वहां लोकतंत्र ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, जो चाहेंगे करेंगे, और तीव्र उन्नति कर गया औद्योगिकरण में। बहुत अत्याचार है, ठीक है, बहुत अत्याचार इसने किया। जानते हो चीन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भैया चीन अपनी आंख के सामने देख रहा था बड़े भैया को। बड़े भैया कौन है? वो है सोवियत संघ। बड़े भैया के साथ क्या हुआ है मसला कि ये काफी तेजी से उभरे, इन्होंने बड़ा तगड़ा मुकाबला किया अमेरिका का। लेकिन तुमको याद होगा लेनिन की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी, नवीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात की थी ना। क्रांति होने के 4 साल बाद ही लेनिन को इस बात की जरूरत महसूस हुई कि पूंजीवाद को पूरी तरह खत्म करके नुकसान है। धीरे धीरे स्टालिन पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह लेकर आए, लेकिन स्टालिन को भी पूंजीवाद को थोड़ी थोड़ी छूट देनी पड़ी। लेकिन था तो शासन कम्युनिस्टों का, ठीक है, था तो शासन कम्युनिस्टों का, तो दमन बहुत है। और अंदर ये अर्ज आ गई है, अंदर ये आकांक्षा आ गई है कि पूंजीवाद का विकास होना चाहिए। और गहरा आर्थिक संकट और पूंजीवाद के विकास की जो चाहत है वो धीरे धीरे सोवियत संघ के आर्थिक विघटन का कारण बन रही है। इसलिए चीन कहता है कि वो गलती नहीं दोहराएंगे जो सोवियत संघ दोहरा रहा है। यानी ये सिद्ध हो गया कहीं ना कहीं कि पूरी तरह से साम्यवादी राज्य इस पूंजीवादी विश्व के भीतर सस्टेन नहीं कर सकता। अमेरिका, यूरोप, उसके जो पूंजीवादी देश हैं उससे पंगा लेने की नीति से आर्थिक विकास रुक जाएगा। सेना आप कितनी भी बड़ी खड़ी कर लीजिए, लेकिन वही सेना जब आर्थिक संकट में पड़ेगी तो क्लाशनिकोव, AK-47 तुम लोग जानते हो, उससे बेटर टेक्नोलॉजी की एक गन होती थी क्लाशनिकोव रूसी सैनिकों के पास। हालत यह है कि रूसी सैनिक अपने शस्त्रागार की क्लाशनिकोव बेच देते थे, इतना भ्रष्टाचार हो गया। तो यानी सोवियत संघ आंतरिक विघटन का शिकार हो रहा है और इसकी वजह से अंततः सोवियत संघ अपनी आंतरिक कारणों से विघटित हो जाता है। और जब 1991 में विघटित होगा तो दुनिया में जो दूसरा ध्रुव था वो खत्म, ठीक है, वो खत्म। दुनिया में बचेगा एक ध्रुव और एक ध्रुवी विश्व बन जाएगा सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो अब बात करते हैं सोवियत संघ की। जरा लिखो, सोवियत संघ लेनिन के समय से ही समाजवाद और पूंजीवाद के बीच झूलने लगा। स्टालिन के कठोर नियंत्रण और दमन ने लोकतांत्रिक आवाजों को कुचल दिया था और देश में आर्थिक संकट गहराता चला जा रहा था। सशक्त अर्थव्यवस्था के बिना सशक्त अर्थव्यवस्था के बिना शीत युद्ध में टिका रहना असंभव था। इसलिए उदारीकरण को नहीं अपनाया, ठीक है आशीष, अभी आगे कहानी सुनो। इसलिए 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ने 2 नीतियां अपनाई। हाइफन लगाना ऐसे और अगले पॉइंट में लिखना पेरेस्ट्रोइका। क्या है पेरेस्ट्रोइका? इसमें पेरेस्ट्रोइका का मतलब ये था कि भैया हमें अपना जो बाजार है, ठीक है, उसको मजबूत करना पड़ेगा और पूंजीवादी ताकतों को हमें थोड़ा सा बढ़ावा देना पड़ेगा। तो एक तरीके से आर्थिक पुनर्गठन की जो नीति है, आर्थिक पुनर्गठन की नीति, और ये धीरे धीरे अभी नए रूस की आकांक्षा बन गई, सोवियत संघ की आकांक्षा बन गई पेरेस्ट्रोइका, आर्थिक। और उसके बाद ग्लासनोस्ट, खाली इतना मार के बम आ जाओगे ना, पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट, एग्जामिनर कहेगा हो गया। ग्लासनोस्ट का मतलब था कि स्टालिन के समय में बढ़ा चढ़ाकर बताई गई नीतियों के बजाय
बढ़ा चढ़ाकर बताई गई नीतियों की बजाय शासन प्रशासन में खुलापन और पारदर्शिता, शासन प्रशासन में खुलापन और पारदर्शिता। अगला पॉइंट लिखो। गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव ने यूरोप का सोवियत संघ और अमेरिका में विभाजन, यूरोप के सोवियत संघ और अमेरिका में विभाजन, गोर्बाचोव ने यूरोप के सोवियत संघ और अमेरिका में विभाजन को खत्म करने का सक्रिय प्रयास किया। इस विभाजन को आयरन कर्टन कहा जाता है। आयरन कर्टन, ये चर्चिल ने कहा कि स्टालिन ने लोहे का एक पर्दा डाल दिया है, जर्मनी के विभाजन के बाद कहा गया था। ठीक है, जर्मनी और बर्लिन के विभाजन के बाद, ये तो आयरन कर्टन है। इस विभाजन को आयरन कर्टन कहा जाता था। यह आयरन कर्टन जर्मनी और जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जहां नाकाबंदी करी पहले, फिर क्या करी, बाउंड्री बना दी। ठीक है, बाउंड्री, दीवार खड़ी कर दी गई। जर्मनी में एक दीवार थी और दीवार में जर्मनी के अंदर, बर्लिन के अंदर इधर उधर जाने वाले लोगों को इधर उधर आने जाने की अनुमति नहीं है। अबे भाई, हमारा उधर रहेगा दीवार के, हम इधर हैं। ठीक है ना, हमारी बेटी जो है उस तरफ ब्याही है, हम इधर है, हमारे पापा उधर रहते हैं, हम यहाँ। ऐसे विभाजन हो गया बर्लिन का। ठीक है, यह विभाजन जर्मनी और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रतीकात्मक रूप से सबसे स्पष्ट दिखाई देता था। 1989 में बर्लिन के लोगों ने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के विभाजन को समाप्त कर दिया। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के विभाजन को समाप्त कर दिया और बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। 1991 में बोरिस येल्सिन जो कभी कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने उदारवाद की नीति अपनाई, यानी पूंजीवाद की नीति अपना ली, उदारवाद की नीति अपनाई और सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ से टूटकर कई नए देशों का निर्माण हुआ। और इधर चले आओ भाई, सोवियत संघ के बाद अब यूरोप में क्या चला है। तुमको याद है 1947 में हमने क्या किया? पूरे के पूरे इतनी विविधता के बावजूद हमने छोटे छोटे देश नहीं बनने दिए, हम एक देश बन गए, क्योंकि हम ऐसे हैं। हम दुनिया का अनोखा एग्जांपल है हिंदुस्तान। यूरोप तो छोटे छोटे देशों से बटा हुआ साम्राज्य बन रहे हैं, अपने अधीन रख रहे हैं, फिर वहां राष्ट्रवाद का उभार हुआ, छोटे छोटे बहुत से देश बन गए। लेकिन भैया, नई अर्थव्यवस्था में टिकेगा कौन? जिसके पास साधन संसाधन है। तो यूरोप के अंदर एक प्रक्रिया जो चल रही है, वो आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आर्थिक सहयोग, और आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया धीरे धीरे वह यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, कि भाई कोयला और इस्पात, ठीक है, कोयला और इस्पात छोटे देशों के पास नहीं है, तो यूरोप के देश आपस में एक समुदाय बनाए और एक दूसरे का मदद करें, कोयला दें उनको, इस्पात दें, तो आपस में समुदाय बनाया जाए। तो क्या हुआ? कोयला एवं इस्पात समुदाय से कहानी शुरू हो जाती है। और यह कहानी 1952 से शुरू हो जाती है कि धीरे 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 हमको अपना आर्थिक सहयोग का ढांचा बनाना चाहिए। और आर्थिक सहयोग का ढांचा बनाते 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 क्या हो जाता है? यूरोपीय यूनियन खड़ी हो जाती है, क्योंकि यूरोप को यह लगता है कि हम इतने छोटे छोटे देशों में बटे हुए हैं कि हम अमेरिका के सामने नहीं टिक सकते। ठीक है, हम अमेरिका के सामने
नहीं टिक सकते, या दुनिया की जो नई अर्थव्यवस्थाओं का उभार होगा भविष्य में उनके सामने भी नहीं टिक सकते। तो यह आर्थिक सहयोग का ढांचा ही आगे चलकर यूरोपीय यूनियन का ढांचा बन जाता है। तो यहां पर यह प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेटा 5, 10, 15, 20 मिनट में इसको खत्म करेंगे, आखिरी 10-15 मिनट तुम लोगों से बात करेंगे, जल्दी जल्दी से इसको कर लो। तो अगला लिखो, अगली हेडिंग डालो, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन का उदय। देखो यहां तुमको अब केवल खाका बनवा रहा हूं, क्योंकि तुमने कहा ना कि सर वहां नहीं पढ़ा, तो इसलिए खाका बनाना पड़ रहा है, तो वरना इसको स्किप भी कर सकते थे। तो इसको बना लो, 10 मिनट 15 मिनट आखिर में जरूर बात करेंगे, ठीक है। लिखो, यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छोटे छोटे कई देशों में विभाजित हो गया था, विभाजित हो गया था। औद्योगिक विकास और पुनर्निर्माण के लिए, औद्योगिक विकास और पुनर्निर्माण के लिए 1952 में, 1952 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना हुई, ठीक है। जल्दी ही यूरोपीय देश, जल्दी ही यूरोपीय देशों ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग आरंभ कर दिया। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, आर्थिक समुदाय के तहत यह सहयोग आगे बढ़ा, यह सहयोग आगे बढ़ा। 1965 की ब्रुसेल्स की संधि, 1965 की ब्रुसेल्स की संधि से यह सहयोग आर्थिक मामलों से आगे बढ़कर, आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर यूरोपीय समुदाय में बदल गया, यूरोपीय समुदाय में बदल गया। और धीरे धीरे, धीरे धीरे इसका विस्तार और इसका विस्तार होता चला गया, तथा अंततः 1993 में, अंततः 1993 में मैस्ट्रिच की संधि से यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई, ठीक है। 20 जगह पर तुम जानते हो। फिर सब आ गया करंट अफेयर्स, जब भी कुछ आएगा यूरो का बात आएगा, यूरोपियन यूनियन का बात आएगा, ठीक है, तब तुमको पता है, तुम ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट के कैसे ब्रिटेन अलग हो गया, इससे क्यों अलग हो गया, ये सब करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में जाकर के उसको विस्तार से पढ़ोगे। लेकिन मैं तुमको पिक्चर दिखा रहा हूं कि भैया चल क्या रहा है यहां पर। अब एक चीज देख लो कि पूरी दुनिया में हो रहा है अब राष्ट्रवाद का उदय, ठीक, पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। और ये राष्ट्रवाद के उदय के चलते बहुत सारी जगहों पर नए नए राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे हैं, वी औपनिवेशीकरण हो रहे हैं। वो सुदूर पूर्व में भी हो रहे हैं, अफ्रीका में भी हो रहे हैं और दक्षिण अमेरिका में भी हो रहे हैं, ठीक है ना। नए राष्ट्रों का तेजी से उदय होता चला जा रहा है। यहां पर तुमको बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इतने सालों में एक बार अफ्रीका से और एक बार जो है मलाया प्रायद्वीप से छोटा छोटा प्रश्न आ गया है। अव्वल तो मैंने बार बार कहा कि सवाल अब आ नहीं रहा है। जब तुमको वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी कठिन लगती है, तो अगर मैं हद से ज्यादा तुमको लेकर के चला जाऊं, मलाया प्रायद्वीप के अंदर क्या हुआ, वियतनाम के अंदर क्या हुआ, कंबोडिया के अंदर क्या हुआ, ठीक है, और इस तरीके के बहुत सारी जगहों पर, तो तुम ऊब जाओगे। कुल मिला के तुमको क्या समझ लेना है, 2-4 महत्वपूर्ण बात। जैसे सुदूर पूर्व के ये जो देश है, ठीक है, सुदूर पूर्व के जो देश है, इन सुदूर पूर्व के देशों में चीन और रूस की जो क्रांति है उसका प्रभाव बढ़ रहा है, और साथ साथ में राष्ट्रवाद का भी प्रभाव बढ़ रहा है। यहां पर एक शिक्षित मध्य वर्ग है जो राष्ट्रवाद से भी प्रभावित है, समाजवाद से भी प्रभावित है। वहां से नेतृत्व निकलता है, और फ्रांस के उपनिवेश हैं, डचों के उपनिवेश हैं, उन सब जगहों पर क्रांतियां होती हैं। कई जगहों पर विदेशी शक्तियों से संघर्ष शुरू हो जाता है, और एक एक करके ये देश आजाद होते चले जाएंगे। और अमेरिका बाद में चौधरी बनने के चक्कर में यहां जाएगा, तो एक बहुत ही बदनाम लड़ाई वहां पर उसको लड़नी पड़ जाएगी, और वो है वियतनाम युद्ध। और वियतनाम छोटा सा देश है जिसने अमेरिका को पराजित कर दिया। अमेरिका थक के चला आया, वहां से नहीं हरा पाया छोटे से देश को, वियतनाम को। तो सुदूर पूर्व में भी राष्ट्रवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, अमेरिका, यही सारी कहानी वहां भी चल रही है। अफ्रीका में क्या हो रहा है? अफ्रीका में एक मध्य वर्ग का उदय हो रहा है। इनको ये कहां लेके गए थे? दास बना के अफ्रीका ले गए थे, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग यूरोप भी पहुंचे थे। जो पहुंचे वो वापस भी आए,
और यहां अफ्रीका में एक मध्य वर्ग का उदय हुआ, शिक्षित मध्य वर्ग का। और इस शिक्षित मध्य वर्ग ने अपने यहां रेजिस्टेंस मूवमेंट या प्रतिरोध आंदोलन करी, हिंसा के साथ ही ज्यादातर जगहों पर, लेकिन हिंसक विद्रोह हुए और धीरे धीरे अफ्रीका के तमाम सारे देश स्वतंत्र होते चले गए। यही हाल दक्षिण अमेरिका में हुआ। इस पूरी कहानी में उलझोगे तो बहुत गहरे चले जाओगे। इसका खाली प्रीटेक्स्ट यहां समझ लो और उसके बाद में तुम लोग आराम से इसको आगे बढ़ना। ठीक है, प्रीटेक्स्ट क्या है कि इन सब जगहों पर राष्ट्रवादी आंदोलन उभर रहे हैं। तो लिखो जरा, विश्व में राष्ट्रवादी आंदोलनों, विश्व में राष्ट्रवादी कौमा समाजवादी तथा ठीक है, तथा उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। ठीक है, इसको केवल एक प्रवृत्ति के तौर पर मैं यहां पे मार्क कर दे रहा हूं। लिखो, एशिया, सुदूर पूर्व एशिया। ठीक है, इसमें एक ये इलाका भी हम लोगों को शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है, जहां अरब राष्ट्रवाद बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है ना, अरब राष्ट्रवाद। ठीक है, एशिया, सुदूर पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रवादी समाजवादी और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों का उदय हुआ। सुदूर पूर्व एशिया में शिक्षित मध्य वर्ग ने राष्ट्रवादी व समाजवादी क्रांतियों की ओर कदम बढ़ाए। पुराने साम्राज्यवादी देशों के विरुद्ध हिंसक व सशस्त्र संघर्ष लड़े गए, जिनमें फ्रांसीसी उपनिवेशवाद और अमेरिका के हस्तक्षेप के विरुद्ध, ठीक है, हो ची मिन्ह ने वियतनाम को स्वतंत्र कराया। ठीक, वियतनाम को स्वतंत्र कराया। इसी प्रकार अरब देशों में ब्रिटेन के हस्तक्षेप के विरुद्ध, मैं देख रहा हूं कोई युद्ध चल रहा है, लेकिन आज मैं युद्ध जो है विराम की कोशिश नहीं करूंगा। मैं कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी हूं, जहां युद्ध शुरू हो घोषणा कर दूं कि युद्ध विराम कर दो। ठीक है ना, चलने दो। ठीक है, मैं कहता हूं कि आपस में निपट लेंगे लोग, मैं भटकूंगा नहीं। मुझे टारगेट है मेरा कि इसको आज मैं समझ लेना है, कुछ बात भी करनी तुम लोगों से, इसलिए और प्रेशर है। ठीक है, ब्रिटेन के हस्तक्षेप के विरुद्ध अरब राष्ट्रवाद सशक्त होता गया और कई नए देशों का जन्म हुआ। हालांकि कई देशों ने पश्चिमी देशों के साथ सहयोग की नीति अपनाई, क्योंकि खाड़ी देशों में प्रचुर मात्रा में मिलने वाले खनिज तेल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन गए थे और प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में यह स्पष्ट हो गया था
में यह स्पष्ट हो गया था कि पश्चिमी देश मध्य एशिया को अपने नियंत्रण में रखना चाहेंगे। इस संघर्ष ने कुछ स्थायी संकटों को जन्म दिया, जैसे इजराइल फिलिस्तीन विवाद। ठीक है, जैसे इजराइल फिलिस्तीन विवाद। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद। उसके बाद लिखो, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप दास प्रथा के चलते गहन संपर्क में आए थे। दास प्रथा के चलते गहन संपर्क में आए थे। यहां एक शिक्षित मध्य वर्ग ने अधिकतर जगहों पर हिंसक और घाना जैसे देशों में शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक नहीं कहेंगे उनको, घाना जैसे देशों में शांतिपूर्ण ढंग से स्वतंत्रता प्राप्त की। क्वामे नक्रूमा के नेतृत्व में 1957 में घाना स्वतंत्र हुआ। 1960 को अफ्रीकी वर्ष कहा जाता है। अफ्रीकी वर्ष कहा जाता है क्योंकि अफ्रीकी वर्ष कहा जाता है क्योंकि इस वर्ष 17 अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुए। 17 अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुए। अगला पॉइंट, हालांकि अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश शीत युद्ध, जातीय संघर्ष के साथ साथ तमाम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संकटों से घिरे रहे। आखिरी केवल 2 लाइन में दक्षिण अमेरिका की बात करनी है। देखो, दक्षिण अमेरिका में क्या हुआ, तुमको याद है ना, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास के बारे में बताया था। आधा हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा स्पेन के पास और इस रेखा के इधर का हिस्सा पुर्तगाल के पास आ गया था ना। और तुमको यह भी याद है कि पुर्तगाल और स्पेन, इनका सितारा बहुत जल्दी डूब गया। ठीक है, डूब गया, याद है ना। कोमल ही पढ़ रही है, बाकी हमको लगता है कोई पढ़ नहीं रहा। सब लोग या तो जो है ना झगड़ा कर रहे हैं या कुछ लोग उसका झगड़े का मजा ले रहे हैं। ठीक, पुर्तगाल और स्पेन पहले ही कमजोर हो गए, इसलिए विनिवेशीकरण या स्वतंत्रता सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के देशों को मिलना शुरू हुई। ठीक है, तो लिखो, दक्षिण अमेरिका स्पेन और पुर्तगाल के बीच 1494 की टॉर्डेसिलास की संधि से बांट लिए गए थे। स्पेन और पुर्तगाल की साम्राज्यवादी शक्ति लगातार कमजोर पड़ती जा रही थी। इसलिए दक्षिण अमेरिका के देशों में विनिवेशीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई।
दुनिया के आरंभिक उपनिवेश होने के कारण, दुनिया के आरंभिक उपनिवेश होने के कारण यहां भी यूरोप से संपर्क, यहां भी यूरोप से संपर्क बहुत घनिष्ठ रहा, बहुत घनिष्ठ रहा, जिसने दक्षिण अमेरिका में स्वतंत्रता की आकांक्षा उत्पन्न की। अब आखिरी 5 मिनट, अब तुमने एक चीज देख लो खाली, उसका तुम कहानी सब जानते हो। एक तरफ है यूएसए, एक तरफ है यूएसएसआर। हमने क्या देखा कि दुनिया के तमाम देशों में इन्होंने अपनी तरीके से हस्तक्षेप किया, लेकिन कुछ देश नव स्वतंत्र हो रहे हैं, जो नए नए स्वतंत्र हुए हैं, जैसे भारत, ठीक है, भारत, अफ्रीका में घाना, यूरोप में युगोस्लोवाकिया, ठीक है, श्रीलंका, ठीक, इंडोनेशिया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश जो है स्वतंत्र हो रहे हैं। इन देशों के अंदर, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति नेता बैठा हुआ है जिसको आज अपने देश में गाली दी जाती है, लेकिन आज भी दुनिया में उसका बहुत अधिक सम्मान है, और वो है जवाहरलाल नेहरू। नेहरू कहते हैं कि ये लड़ाई जो चल रही है इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम नए नए स्वतंत्र देश हैं, हमें अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। और नेहरू गुट निरपेक्षता की नीति लेकर आते हैं, जो एक बहुत बड़ी समझदारी है, बहुत बड़ी समझदारी है, इनके झगड़े में नहीं पड़ेंगे हम। इसलिए नेहरू कहते हैं गुट निरपेक्षता। दुनिया के 122 देश नेहरू, सुकर्नो, ठीक है, नक्रुमा, इनके सबके जो है नेतृत्व में एक हो जाते हैं कि ना हम इधर ना हम उधर। और गुट निरपेक्षता ने तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाओं को बहुत हद तक रोक दिया। साथ ही साथ में भारत जैसे देशों के आर्थिक हित, टेक्नोलॉजी चाहिए अमेरिका, वीटो करवाना है रूस, सहायता चाहिए रूस, टेक्नोलॉजी चाहिए ब्रिटेन, टेक्नोलॉजी चाहिए जर्मनी। जब आप पढ़ते हो इकोनॉमी में ना कि ब्रिटेन के सहयोग से ये बना, जर्मनी के सहयोग से ये बना, रूस के सहयोग से ये बना, अमेरिका के सहयोग से ये बना, ये क्यों हुआ? गुट निरपेक्षता। ये है गुट निरपेक्षता। युद्ध नहीं लड़ने पड़ेंगे अननेसेसरी, पहली चीज, वरना ये जहां बता दें साहब सीटी बजाएंगे, आओ लो, भारत जैसा देश हर जगह ले जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अपना युद्ध नहीं लड़ेंगे, युद्ध पे खर्चा कम करेंगे। दूसरा, अपना आर्थिक विकास करेंगे, और आर्थिक विकास में जिधर की भी जरूरत पड़ेगी उधर की जरूरत ले लेंगे। तीसरा, अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन कभी भी अगर हमको ज्यादा परेशान करेंगे तो सोवियत संघ वीटो करेगा हमारे पक्ष में। मित्रता, वैश्विक परिस्थिति के बीच में नव स्वतंत्र देशों और खासतौर पर भारत के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण नेहरू करते हैं। और आज का फैशन है कि नेहरू को गाली दो, बड़े बन जाओ, नेहरू ने यह किया, नेहरू ने वो किया। अरे नेहरू ने जो किया वो नहीं दिखाई देगा, और इतना किया, उसके बीच में जो आदमी बहुत काम करता है ना, उसी से भूल होती है। जो कुछ काम ना करे तो भूल कैसे करेगा? ठीक, बना के बाबा चले गए 4 मंजिल का घर, 200 बीघा की प्रॉपर्टी। अरे यार, बाबा ने ना लखनऊ में जमीन नहीं खरीदी, गांव में जमीन खरीद ली। लखनऊ में खरीदी होती तो रियल एस्टेट एकदम चढ़ गया था, बढ़िया करोड़ों अरबों खेल रहे होते। और धीरे धीरे 200 बीघा जमीन भी बेच दी और 4 मंजिल का घर भी बेच दिया। अपनी औकात ये भी करने की नहीं है और बाबा को गाली दोगे, तो नेहरू के संग यही हो गया इस देश के भीतर। ठीक, यहां जो है गुट निरपेक्षता का ये महत्व है। तो तुम लोग गुट निरपेक्षता के बारे में तो जरूर पढ़े होगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये मैं मान के चल रहा हूं, पढ़े हो ना? मुझे बता दो, वरना मैं 10 मिनट पहले इस पर बात करूं, वरना सीधे बात करने लग जाऊं तुम्हारे कुछ सवालों पर। गुट निरपेक्षता के बारे में आराम से पढ़े हो, करा दिया है डिटेल में, बस यही चाहिए था। तो दैट इज ऑल, अब हो गई कहानी खत्म। अब बताओ भाई, अब आ गए डोनाल्ड ट्रंप, कौन कौन झगड़ा कर रहा है? ठीक, तुरंत कान पकड़ के हम अभी ट्वीट कर देंगे कि मैंने आकाश, अर्चना और इनके सबके बीच में जो झगड़ा चल रहा था उसमें सीज फायर करवा दिया। ठीक चलो, अब झगड़ा रुक जाओ, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी दुनिया समझ गए ना तुम? मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया की कहानी अगर तुमको मैं कहूं कि भाई अब तुम बताओ जरा ये दुनिया, आधुनिक विश्व कैसे बना, सब भूल जाओ जो पढ़ाया है। दुनिया की कहानी समझ में आ गई ना? पूरी दुनिया की कहानी समझ में आ गई? ठीक, अब जब तुम लिखोगे ना, जब तुम कोई निबंध लिखोगे, ठीक, जब तुम मेंस का आंसर लिखोगे, जहां पर भी लिखोगे ना, वहां तुमको मजा आ जाएगा। चल, अब देखो तुम लोगों की जो समस्या है, संजीवनी क्या पूछ रही थी? देखो, लिखने की स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक सवाल अगर मैं लिखूं, ठीक है, और आंसर राइटिंग कैसे करें। रुको रुको, ठीक है। वियतनाम इस साल के लिए, मतलब इसलिए जरूरी है, तुम लोग अभी एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार मेंस में सवाल वियतनाम वॉर पे पूछ लेंगे, क्योंकि 100 साल पूरे हुए हैं घटना के, जब वियत मिन्ह जो है उसने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। लिखने की स्पीड कैसे बढ़ाएं? देखो, टाइम बाउंड लिखना शुरू करो। जैसे जब तुम प्रैक्टिस में जाते हो तो प्रैक्टिस में अभी परेशान ना हो, एग्जाम के पहले अभी तो सोचने की प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान दो। लिखने की स्पीड जो है तब आएगी जब रिवीजन हो गए हैं, और रिवीजन के बाद में अब तुमको रिवीजन नहीं करने हैं या एग्जाम टाइम रिवीजन में जाना है, सब याद हो गया है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई है। अब जो काम तुम एक आंसर लिखने में 20 मिनट लगाते थे, उसको खींच के 10 मिनट में लाना है।
ठीक है? तो लिखने की स्पीड बढ़ाने का प्रयास तब करना जब पढ़ना जो है खत्म हो जाए, यानी किसी भी विषय के अंदर स्पीड बढ़ाना सबसे अंत में किया जाता है। उसके पहले स्पीड बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो एक तो स्पीड बढ़ाने की बात ये हो गई। मैंने हमेशा कहा टॉपिक को रिवाइज करने का एक तरीका बेटा कि फोकस के साथ अपने नोट्स को पढ़ो, जो मटेरियल है वो पढ़ो, ठीक है? फोकस के साथ पढ़ो और पढ़ के उस पर सोचने का समय जरूर निकालो। सोचने का, केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ के थोड़ा सा सोचना भी है। जब तुम पढ़ के सोचते हो तो चीजें याद हो जाती है। इसलिए रिवीजन में एक गलती तुम लोगों से ये जरूर होती होगी कि तुम उसको बस मैकेनिकल ढंग से पढ़ते हो। फोकस से पढ़ो, समझ समझ के, और फिर कॉपी बंद कर दी और फिर कहा अच्छा भाई ये था कहानी, है ना? ओके, जापान इसलिए औद्योगिकृत हो गया इतनी तेजी से, चीन भी औद्योगिकृत हो गया, काश यार भारत भी हो जाता। सोचते जाओ, कहानियां बनाते चले जाओ। तो पढ़ो, पढ़ के उसको याद करो और याद करके उसको समझने का प्रयास करो, ठीक है? ऑप्शनल बेटा मैं नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है? आंसर राइटिंग के बारे में तुम लोग बात करें, नहीं भूलोगे, सुधा तुमको लग रहा है भूल जाओगी। मैंने जो बोला फोकस से पढ़ो और फोकस से पढ़ने के बाद उसको समझने का प्रयास करो कॉपी बंद करके, ठीक है ना? ये टाइम का कंस्ट्रेंट जो है उसको तुम्हें सुलझाना पड़ेगा प्रियंका। तैयारी कर डालो, जब टाइम मिले तो तैयारी को इंप्रूव कर लो, ठीक है ना? मुझे भी तुम्हारे बैच की बहुत याद आएगी, है ना? पूंजीवाद जो है लोकतंत्र, लोकतंत्र को पूंजीवादी अवधारणा माना जाता है। और पूंजीवाद की जो अवधारणा है लोकतंत्र, लोकतंत्र में नागरिक अधिकार हमने देखा कि मूलभूत है। इसलिए लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा पूंजीवाद करता है, लेकिन वो पूंजीवाद के हित की भी रक्षा करता है। इसलिए कई जगहों पर अगर पूंजी का हित टकराएगा तो वो नागरिक अधिकारों का हनन कर देगा। अमेरिका दुनिया में क्या करता है, ठीक है? अमेरिका यही तो करता है, ठीक है? थैंक यू रवि, थैंक यू बेटा। बेटा बहुत सी किताबें पढ़नी ही नहीं है, मैंने क्या कहा? कम से कम पढ़ना है, बहुत सी किताबें नहीं पढ़नी है हरमीत, ठीक है? तैयारी के दृष्टिकोण से कम पढ़ना है, ठीक है? ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, ठीक है? चलो, तो आज ये लास्ट क्लास थी हमारी। आखिरी 5 मिनट सवाल नहीं ले रहा हूं, कुछ मूलभूत बातें कह रहा हूं। सफलता की पहली कुंजी धैर्य है, ठीक है? धैर्य है। और ये जो धैर्य है वो ये सिखाता है कि किसी भी समय पर अपने ऊपर एंजाइटी मत आने देना, घबराहट, ठीक है? घबराहट ना आने देना। दूसरी चीज, जल्दी का काम शैतान का। जल्दी से आईएएस बन जाए, जल्दी से सब्जेक्ट समझ में आ जाए, जल्दी से बहुत अच्छे आंसर लिख जाए, जल्दी से जो है एग्जाम आ जाए, जल्दी किसी काम में मत करना, इसका ध्यान रखना तुम लोग। इत्मीनान, फोकस, इसका मतलब ये नहीं कि 12 घंटा सो रहे हैं, मतलब ये है कि काम करेंगे अच्छे से करेंगे। परफेक्शनिस्ट बनो, परफेक्शनिस्ट, जो काम हाथ में ले रहे हो उसको परफेक्शन से करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। प्रैक्टिस जरूर करते रहना, घबराना नहीं कि शुरुआत की प्रैक्टिस में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहा हूं। यही प्रक्रिया है बेटा। हम लोगों की कॉपीज टीचर ने फेंक दी, पूरे के पूरे ना पेज काट दिए, डांट दिया, बेइज्जत कर दिया, लौट के गए, इंप्रूव हो गए। तो प्रक्रिया वही है, ठीक है ना? कि तुमको इसी प्रक्रिया से गुजरना है। संजीवनी मैंने एक क्लास बेटा तुम्हारी आंसर राइटिंग पर ली है, तो तुम उसको जरूर देख लेना। आंसर राइटिंग की मैंने पूरी प्रक्रिया समझाई है कि तुमको लिखना कैसे, और वो काफी डिटेल में समझाई। पूरी एक क्लास ही मैंने उस पर ले ली थी, ठीक है? पूरी एक क्लास ले ली थी। आखिरी चीज, ठीक है? आखिरी चीज बेटा, टेलीग्राम आईडी मैंने बोल दिया है, मिलते ही तुम तक भिजवा दूंगा, कनेक्ट रहेंगे। आखिरी बात सुन लो मेरी, मेरे जैसे टीचर पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से कितने आईएएस बन जाएंगे। सब आईएएस बन जाए, मेरा पूरा जो है ना, मेरी प्रार्थना है, तुम सबको मेरी विशेष है कि तुम सबके सब आईएएस बन जाओ, लेकिन ये होगा नहीं ना। मेरे जैसे टीचर की तुमसे एक अपेक्षा है कि तुम सब बहुत बेहतरीन मनुष्य बन जाओ, बहुत समझदार नागरिक बन जाओ। इतना बन गए तुमसे, समझ लो कि टीचर को अपनी गुरु दक्षिणा तुमने दे दी। बेहतर मनुष्य बनना ये दुनिया का पहला काम है, पहली उपलब्धि है और सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद कोई आईएएस बन जाएगा, कोई पीसीएस बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। जो कुछ करोगे, मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी की तैयारी करने के बाद तुम जो करोगे बेहतरीन करोगे अपने जीवन में। इस कॉन्फिडेंस के साथ रहना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो कभी मन को मत हारने देना। बाकी तो हार जीत जिंदगी में चलती रहती है, ठीक? तो कोई एंजाइटी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, और सफलता के लिए कोई ये नहीं कि आईएएस नहीं बने तो जीवन खत्म ना। आईएएस नहीं बने तो फिर से जीवन शुरू, ठीक है? और वो जीवन हो सकता है कि आईएएस बनने से भी बेहतर हो, मैं कह रहा हूं ये बात। तो भाई धैर्य से पढ़ना, प्यार से पढ़ना, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं और कोई डेस्परेशन नहीं, ठीक है? जल्दी से जल्दी तुमको मैं अपनी आईडी भेज दूंगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को याद करता रहता हूं, तुम्हारे बैच को बहुत याद करूंगा। तुम मुझे ढूंढ ही लोगे, आजकल तो दुनिया बड़ी जो है ना ग्लोबल हो गई है, तो हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, ठीक है? तमाम माध्यम है आजकल, और टेलीग्राम आईडी तो मैं दे दूंगा। बस एक ही वायदा करके जाओ,